हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एकेडमी। एक बार फिर से हम अवेलेबल हैं आपके साथ विश्व के भूगोल का अगला कड़ी लेकर के। पिछले अध्याय में हम लोग चर्चा किए थे अफ्रीका महादेश का। हम आशा करते हैं आप सभी लोग वो वीडियो को देखे होंगे और आप उससे कई सारी जानकारियां को प्राप्त किए होंगे। अब उस कड़ी में अगला अध्याय हमारा है और यह है यूरोप महादेश। यानी वास्तव में यह अपने आप में बड़ा अद्भुत महादेश है। कैसे, या प्राचीन काल देखें या मध्य काल देखें या फिर वर्तमान काल देखें, यूरोप महादेश को आज भी विकसित राज्य के रूप में देखा जाता है, विकसित महादेश के रूप में देखा जाता है। चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात करें, चाहे वहां प्रोडक्शन का बात करें, इंडस्ट्री का बातें करें, इन सभी क्षेत्रों में अव्वल है ये महादेश। और यह बहुत सारे चीजों के लिए एक अभिन्न महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारा यूरोप महादेश। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट आपके मुद्दे पर आते हैं और यूरोप महादेश का चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा है हमारा यूरोप महादेश। सर्वप्रथम जाने यूरोप महादेश को। तो यूरोप महादेश जो है वो वास्तव में कोई अलग सा भूखंड नहीं है, अलग सा भूमि का खंड नहीं है, वह एशिया महादेश का ही खंड है, या कह सकते हैं एशिया महादेश का पश्चिमी विस्तार है यूरोप महादेश। एशिया महादेश का पश्चिमी विस्तार है यूरोप महादेश। इसलिए हम यूरोप को कहते हैं यूरेशिया का प्रायद्वीप। यानी क्या है प्रायद्वीप, क्या कहते हैं? पिछले वीडियो में भी आपको समझाए थे कि प्रायद्वीप वैसे क्षेत्रों को कहते हैं जिसके तीनों तरफ से जल हो। तो हम देखें फिलहाल यूरोप महादेश के चारों तरफ क्या क्या है। तो आप देखोगे कि जब यूरोप महादेश के उत्तर में देखिए तो यूरोप महादेश के उत्तर में मिलेगा आर्कटिक महासागर, है ना। यूरोप महादेश के पश्चिम में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? यूरोप महादेश के पश्चिम में आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, और कभी कभी नॉर्थ अटलांटिक देगा। चूंकि यूरोप महादेश उत्तरी गोलार्ध में है तो अटलांटिक ओशियन भी जो है वो उत्तरी गोलार्ध वाला होगा, इसलिए उत्तरी अटलांटिक जो है इसके पश्चिम क्षेत्र में है। और वहीं यूरोप महादेश का दक्षिणी जो भाग है उसमें भूमध्य सागर है। यानी अब देखिए यूरोप महादेश के चारों तरफ का अगर चर्चा करें तो यूरोप महादेश का पूर्वी हिस्सा क्या है? एशिया महादेश है। यूरोप महादेश के उत्तर का भाग आर्कटिक महासागर है। यूरोप महादेश का पश्चिमी भाग हमारा अटलांटिक ओशियन है। वहीं दक्षिणी भाग जो है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी के रूप में जाना जाता है। पूर्वी भाग में एशिया महादेश फैला। अब देखिए यहाँ अगला डाटा क्या चर्चा करेंगे। अगला प्रमुख डाटा चर्चा करेंगे कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि अक्षांश का चर्चा करिए, तो याद रखिए इस महादेश से एकमात्र प्रमुख अक्षांश एशिया में बताए थे कौन कौन सा अक्षांश गुजरता है, प्रमुख। तो इस महादेश से यानी यूरोप महादेश से सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो गुजरता है वो है 66.5 डिग्री हाफ, जिसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, या इसी को बोलते हैं 66.5 लैटिट्यूड। एक गुजरता है यूरोप महादेश से, और यूरोप महादेश के 4 देशों से होकर के गुजरता है। सवाल अक्सर करता है कि निम्न में से कौन देशों से या किन किन देशों से गुजरता है आर्कटिक सर्कल यूरोप महादेश में। तो याद रखिएगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। किन देशों से गुजरता है? 4 देशों से गुजरता है। कौन सा देश होगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया, इन 4 देशों से गुजरता है 66.5 डिग्री। जो कहां का देश है? यह देश संबंधित है यूरोप महादेश से। यूरोप महादेश में 66.5 डिग्री यानी अक्षांश का एक महत्वपूर्ण रेखा जो गुजरता है वह रेखा हमारा है। उस रेखा को हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री रेखा। यानी कि इससे गुजरने वाले जो हमारे देश होंगे 66.5 डिग्री से, नॉर्वे होगा, स्वीडन होगा और फिनलैंड होगा और प्लस रसिया होगा। ये हो गया अक्षांश की बात कि प्रमुख अक्षांश रेखा कौन सा गुजरता है। अगला प्रमुख तथ्य, अगला देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड प्रमुख कौन सा है जो गुजरता है यूरोप महादेश से। तो याद रखिए गुजरने वाला जो रेखा है वो है 0 डिग्री, और 0 डिग्री को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? GMT ग्रीनविच मीन टाइम गुजरता है। जो आपको मालूम होगा ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम का भाग है जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक जगह में पाया जाता है। आपका ग्रीनविच है ना, तो लंदन में है ग्रीनविच और यहां से प्रारंभ होता है ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे हम कहते हैं।
तो ए हो गया भाई। अब ये सवाल है कि 0 डिग्री यूरोप के कितने देशों से गुजरता है? 3 देशों से गुजरता है। कौन कौन सा देश गुजरेगा? यूनाइटेड किंगडम से गुजरेगा, और फ्रांस से गुजरेगा, और स्पेन से गुजरेगा। डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन होगा, सॉर्ट आउट करिएगा। बहुत सारा सवाल जो आपको लुसेंट में ना मिले, वो मैं प्रयास करूंगा कि मोर देन लुसेंट और बहुत खूबसूरत सा डाटा, जिसके मार्फत आप बिहार दरोगा का सपना देख सकते हैं, जिसके मार्फत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आप सपना देख सकते हैं, जिसके मार्फत आप अपने सपनों को साकार करने का सपना देख सकते हैं। तो एक दूसरा प्रमुख काल्पनिक रेखा देशांतर गुजरा है, और देशांतर जो कि 0 डिग्री है। कितना देश गुजरा है? तो 3 देश गुजरा है, जो कि यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है और स्पेन है। कहां से गुजरता है? ये यूरोप का देश है। कौन सा रेखा गुजरता है? 0 डिग्री गुजरता है। इज इट ओके एवरीवन? क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर अब यहां से थोड़ा सा कड़ी को आगे बढ़ा गया। ये हो गया कुछ रेखाएं, ठीक है, कि कौन कौन से रेखाएं इस महादेश से गुजरता है। अब अगला बात, इस महादेश के तरफ कौन सा महादेश अलग या जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानना। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वास्तव में यूरोप जो महादेश है वो एशिया का ही भूखंड है, यानी एशिया महादेश से जुड़ा हुआ है, परंतु प्राकृतिक चीजों से इसको विभाजित किया गया है। जैसे एशिया महादेश में पढ़ाए थे आपको, फिर से बता रहे हैं, एशिया और यूरोप अलग होता है कुछ प्रमुख चीजों से। वो कौन सा चीज है? यूराल नदी, यूराल पर्वत या फिर यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत। इन 5 चीजों से अलग होता है यूरोप महादेश एशिया महादेश से। सवाल करेगा, यूरोप महादेश एशिया महादेश से अलग होता है किन किन चीजों से? याद रखिए, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत। एकदम लिरिक्स में बांध दीजिए। यूराल पर्वत से यूराल नदी याद हो जाएगा, कैस्पियन सागर से काला सागर याद आ जाएगा, और एक पर्वत है काकेशस पर्वत। इन सभी चीजों से, इन प्राकृतिक चीजों से अलग होता है कौन? यूरोप महादेश एशिया महादेश से सेपरेट हो जाता है। ये हो गया डाटा खूबसूरत सा। और कौन सा महादेश से अलग होता है भाई? अगला महादेश है अफ्रीकन महादेश, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका महादेश अलग होता है किससे? भूमध्य सागर से। दक्षिण में है, पूर्व में एशिया है यूरोप के, और दक्षिण में है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से अलग हो रहा है अफ्रीका महादेश से। तो अफ्रीकन महादेश से अलग जो हो रहा है वो भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि से। याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन के दक्षिणी हिस्से में है, लेकिन स्पेन का कंट्री नहीं है, स्पेन का अधिकार इसके ऊपर नहीं है, राजनीतिक अधिकार स्पेन का नहीं है। जिब्राल्टर एक जगह है जो स्पेन के दक्षिणी हिस्से का जगह है, और यह इस पे अधिकार है यूनाइटेड किंगडम का, और इसी के ऊपर नाम रखा गया ये जल संधि। जल संधि क्या होता है? दो बड़े सागरों को जोड़ दे उसको जल संधि कहते हैं। 2 बड़े सागरों को जोड़ने वाला एक संकरा सा सागर को जल संधि कहते हैं। तो कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। जोड़ेगा किसको किसको? जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से, और भूमि को अलग करेगा, यूरोप महादेश को अलग कर देगा, किससे? अफ्रीकन महादेश से अलग कर देगा। तो देखिए भाई, चारों तरफ क्या था, किन चीजों से, किन महादेशों से अलग हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करें। अब जानिए यूरोप को कहते क्या है। जैसा कि बताया आपको, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रायद्वीपों का संख्या बड़े पैमाने पर है। दूसरा, यूरोप को एशिया का या फिर यूरेशिया महादेश का प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ प्रमुख प्रायद्वीप यहाँ पाए जाएंगे, इनका भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके सभी क्षेत्रों का विस्तार करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करें कि यहाँ का कुछ प्रमुख जो है, जो प्रायद्वीप है, उनका चर्चा करते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहला प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप? स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप लिख लेंगे, ठीक है। यूरोप महादेश का महत्वपूर्ण प्रायद्वीप कौन सा? इसे कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, ठीक है। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में कौन कौन सा देश आएगा? बहुत आराम से लिख भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहते हैं, इसमें पहला देश आ जाएगा, इसको कहेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। यानी 5 देश एक प्रायद्वीप से संबंधित हैं। ये 5 देश एक प्रायद्वीप से संबंधित हैं। ये प्रायद्वीप कौन सा कहलाएगा? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहलाएगा। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने देश आएंगे? 5 देश आएंगे। कौन सा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये 5 जो भूमि है, 5 जो देश है,
ये 5 देश संबंधित है किससे? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप से संबंधित है। तो भाई ये हो गया। अब यहां से सवाल अगर करता है निम्न में से स्कैंडिनेवियाई देश कौन नहीं है, 3 दिया हुआ रहेगा, एक और एक नहीं रहेगा। आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लोगे कि कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश है और कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है। और इसी में से कुछ और प्रायद्वीप का चर्चा कर लीजिए, जैसे आइबेरिया का प्रायद्वीप। जैसे आइबेरिया का प्रायद्वीप, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन सा हिस्सा आएगा यूरोप का? आइबेरिया के प्रायद्वीप में आएगा, याद रखिएगा, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस ये किसका हिस्सा है? कौन से प्रायद्वीप का हिस्सा है? इस प्रायद्वीप को कहते हैं हम लोग आइबेरिया का प्रायद्वीप। यानी अब सवाल आ जाए, आइबेरिया का प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस आता है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस किसका हिस्सा है? आइबेरिया का प्रायद्वीप का। और कहता है कि भूमध्य सागरीय जो देश हैं, जैसे इटली भी है, तो हम आइबेरिया प्रायद्वीप में पुर्तगाल और स्पेन और फ्रांस और इटली को संयुक्त रूप से जानेंगे। आइबेरिया प्रायद्वीप क्या हो गया भाई? पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया। ये क्या है? आइबेरिया का प्रायद्वीप है। हालांकि इटली, जिसका प्राचीन नाम क्या था जानते हैं? बताएंगे थोड़ा। इटली का प्राचीन नाम वेनिस के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे वेनिस के नाम से जानते थे। इटली स्वयं एक प्रायद्वीप है, इटली के तीनों तरफ से सागर है, लेकिन इसे आइबेरिया प्रायद्वीप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को जो है आइबेरियन प्रायद्वीप से जाना जाता है। ठीक है, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कुछ प्रमुख देशों का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पहला देश हमारा हो जाएगा पुर्तगाल, दूसरा स्पेन, तीसरा फ्रांस और चौथा क्या हो जाएगा? इटली। ये आपका आइबेरिया का क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए यही पास फ्रांस का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो अब यहीं पास कुछ और जो है हमारा जो आपका प्रायद्वीप है उसका चर्चा कर लीजिए। तीसरा प्रमुख प्रायद्वीप कौन सा है? ये प्रायद्वीप है जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप कौन से देश में मिलेगा? ये देश आपको मिलेगा डेनमार्क। यानी डेनमार्क पर कौन सा देश? डेनमार्क पे कौन सा प्रायद्वीप? ये जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप जो है ये मिलेगा किस पे? जूटलैंड प्रायद्वीप मिलेगा आपको डेनमार्क पर। कोला प्रायद्वीप है। कोला प्रायद्वीप कहाँ मिलेगा जी? ये रसिया का हिस्सा है। कोला प्रायद्वीप जो है वो रशिया का हिस्सा, यानी कोला प्रायद्वीप रूस का हो जाएगा। जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क का हो जाएगा। आइबेरिया के प्रायद्वीप में कौन आ जाएगा? पुर्तगाल आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इटली आ जाएगा। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में कौन सा आ जाएगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, ये हो जाएगा। ये प्रायद्वीप हो गए। अब यही यूरोप से बहुत सारे सवाल क्या आते हैं, बहुत सारा सवाल यहां से जानिए। और क्या है हमारा यूरोपियन महादेश में? तो यूरोपियन महादेश का और विशेषता अगर हम जानेंगे तो यहाँ एक खूबसूरत बात और जाने, ग्रेट ब्रिटेन को जानते हैं। तो चर्चा हमारा जो है यहाँ चल रहा है इन चीजों पर। अब देखिए प्रायद्वीपों में और कुछ प्रमुख अगर चर्चाएं करें तो ये प्रमुख चर्चाएं हमारा क्या क्या आएगा उसके बारे में। तो ये प्रायद्वीपों के बाद देखिए यहां से चर्चा आता है यूरोप महादेश का खास बात क्या है, यहाँ कुछ निम्न भूमि पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम बेनेलेक्स कहते हैं। सवाल करेगा निम्न भूमि के देश निम्न में से कौन है, यानी लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप। यूरोप के निम्न भूमि के देश कौन कहलाते हैं? इसको बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि बेनेलेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम है ना, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया और लग्जमबर्ग हो गया। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग क्या कहते हैं? निम्न भूमि का देश कहते हैं, इन्हें बेनेलेक्स कहते हैं। यूरोप का निम्न भूमि का देश है ये। और कुछ क्षेत्रों को जानिए। तो यहां पास से और सवाल क्या करता है? बाल्टिक सागर से सवाल करता है कि आपका बाल्टिक सागर के कंट्री कौन है, बाल्टिक देश कौन है? 3 देश को कहते हैं जी, ये आसानी से याद करिएगा। लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया। लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया, इसे क्या कहते हैं? बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। सवाल करेगा निम्न में से कौन नहीं है बाल्टिक कंट्री? ऑप्शन दे देगा लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया और दे देगा नीदरलैंड। आप ऑप्शन निकालिए। तो आंसर क्या है? ठीक है, आंसर हो जाएगा यहां पास नीदरलैंड, क्योंकि नीदरलैंड क्या है? निम्न भूमि का देश है। बाल्टिक देश कौन हो जाएगा? लिथुआनिया, लाटाविया और एस्टोनिया। लिथुआनिया, लाटाविया, एस्टोनिया, ये 3 देश है। कैसा देश है? बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश में इसको जाना जाता है। यूरोप महादेश के बाल्टिक कंट्रीज का नाम लिथुआनिया, लाटाविया और एस्टोनिया है। और यहां से कुछ और सवाल करता है, यहां के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानिए। यूरोप महादेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानिए। तो वो क्या है? ग्रेट ब्रिटेन के बारे में अक्सर कंफ्यूजन आता है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअल में आइलैंड है। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा, यूरोप महादेश का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? यूरोप महादेश का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा? याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड आइसलैंड है।
और तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड आयरलैंड है, यानी ग्रेट ब्रिटेन का जो है यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड, दूसरा आइसलैंड, तीसरा आयरलैंड। ये आइलैंड है, द्वीप है। द्वीप किसको कहेंगे? ऐसा भूमि जिसके चारों तरफ से जल हो, इसको द्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? ये हो गया ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप। दूसरा द्वीप सबसे बड़ा कौन सा हो गया? आइसलैंड। तीसरा कौन सा हो गया? आयरलैंड। अब आप देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुन रहे हैं आप, तो आपका एक टेंशन होता होगा। ग्रेट ब्रिटेन सुनते हैं, यूनाइटेड किंगडम सुनते हैं, इंग्लैंड सुनते हैं, तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और आपका जो है यूनाइटेड किंगडम। तो आज इसको क्लियर कर ले, सॉर्ट आउट कर ले और समझिए। हमारे यहां जो है कंट्री इंग्लैंड एक इंडिविजुअल कंट्री है, लेकिन 3 देशों का समूह मिलकर के बनता है एक महान ब्रिटेन, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। 3 देश कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा स्कॉटलैंड, दूसरा हो जाएगा वेल्स और तीसरा हो जाएगा इंग्लैंड। ये तीनों मिल जाएगा तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कितने कंट्री? 3। कौन सा? इंग्लैंड पहला हो गया, दूसरा का देश कौन सा हो गया? इंग्लैंड के बाद स्कॉटलैंड, तीसरा हो गया वेल्स। ये तीनों मिलकर के बन गया ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ दीजिए नॉर्थ आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ दीजिए नॉर्थ आयरलैंड, तो क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम, राजा का साम्राज्य, विशाल साम्राज्य। तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ए हो गया भाई उत्तरी आयरलैंड के साथ मिलकर के बन गया यूनाइटेड किंगडम। अब आप सुनिए, उत्तरी आयरलैंड, तो आयरलैंड क्यों नहीं? नहीं, आयरलैंड अलग देश है और उत्तरी आयरलैंड अलग देश है। 1921 में ही आयरलैंड का निर्माण हो चुका था, वो अलग हो चुका था ब्रिटिश कॉलोनी से। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? आयरलैंड का राजधानी, एनी बेसेंट आप जानते होंगे, संबंधित हैं, तो आपको यही बताना है कि आयरलैंड का राजधानी क्या है। ठीक है, आप कमेंट करें, आंसर में डेफिनेटली करें, इतना तो नोटिस करें। और दूसरा राजधानी बताएं आप ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन का राजधानी क्या है? बिल्कुल इजी सवाल है। आप नहीं आए तो एटलीस्ट गूगल ट्रेस करो, लेकिन ट्रेस करो दोस्त, ठीक है, और आप आंसर करो। तो अब कंफ्यूजन एक खत्म हो गया, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, एक कंफ्यूजन खत्म हो गया, यूनाइटेड किंगडम क्या है, और एक खत्म हो गया कि भाई सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये भी क्लियर हो चुका है यहां से। अब देखिए, नाउ द नेक्स्ट, अब यहां से चर्चा करें कुछ खास बात। जैसे यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश, यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा? रसिया। लेकिन अगर बातें किया जाए पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो फ्रांस होगा। यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश तो भाई रसिया, लेकिन अगर चर्चा किया जाए पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश तो हो जाएगा फ्रांस। यूरोप महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश, यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया, दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? अनाजों का टोकरी, है ना, तो ये आपका जो है ये बोलते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन हो गया और तीसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस हो गया। और जबकि चर्चा करें पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से भी सवाल आता है। सवाल अगर करें सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी जो आपका देश है यूरोप का, वो कौन सा होगा? रशिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी देश यूरोप महादेश का, पुर्तगाल हो जाएगा। तो पुर्तगाल का राजधानी क्या होगा? लिस्बन। रसिया का राजधानी मॉस्को। और सबसे उत्तरी देश कहा जाए तो नॉर्वे हो जाएगा। तो नॉर्वे का राजधानी क्या होगा? टाइप करिए थोड़ा। और सबसे दक्षिणी जो देश हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीस, जिसका राजधानी एथेंस। तो भाई देशों के बारे में समझ रहे हैं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी जो आपका देश है वो हो गया पुर्तगाल। और सबसे पश्चिमी देश का सबसे बड़ा देश, यानी पश्चिमी सबसे बड़ी देश कौन हो गया? तो फ्रांस। फ्रांस से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आता है। जैसे फ्रांस जो है स्पेन के सीमा पर है तो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है कुछ पर्वतमाला है। एक कौन सा पर्वतमाला है? इसको कहते हैं पिरेनीज पर्वतमाला। यानी फ्रांस और स्पेन को अलग करता है कौन सा पर्वतमाला? पिरेनीज पर्वतमाला। पिरेनीज पर्वतमाला फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। फ्रांस और स्पेन को अलग करने वाला कौन सा पर्वतमाला है? पिरेनीज पर्वतमाला है। फ्रांस का सीमा टच करता है आपका इटली से भी, और ये इटली से भी अलग होता है। तो इटली से कौन अलग करता है? आल्प्स पर्वतमाला। तो आल्प्स पर्वतमाला का विशेषता क्या है? यूरोप महादेश का नवीन वलित पर्वतमाला है। यूरोप महादेश का नवीन वलित पर्वतमाला कौन सा? ये आल्प्स पर्वतमाला है। जैसे एशिया में हिमालय है, अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला है, यूरोप में है आल्प्स पर्वतमाला। तो आल्प्स है, अलास्का नहीं। अलास्का उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, तो अलास्का से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलास्का आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेगा। आल्प्स पर्वतमाला ALPS, आल्प्स पर्वतमाला जो आपको मिलेगा, ये आल्प्स पर्वतमाला हमारा है कहां? ये मिलेगा यूरोप महादेश में।
और आज पर्वतमाला किन दो देशों को अलग कर रहा है? इटली को अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है? इटली को अलग कर रहा है। किससे अलग कर रहा है? फ्रांस से अलग कर रहा है। इटली पे आइए, इटली पे थोड़ा सा चर्चा करें। इटली का राजधानी रोम। और सबसे खास बात जानते हैं रोम का? रोम देश के, रोम जो आपका राजधानी है यानी एक शहर है, इस शहर के अंदर एक देश है। दुनिया का इकलौता ऐसा एकदम अनोखा देश, एक देश के राजधानी के अंदर यानी एक शहर के अंदर एक देश है। सवाल करेगा उस देश का नाम बताइए जो एक शहर के अंदर है। वेटिकन सिटी जो पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है, और इवन यूरोप महादेश का भी सबसे छोटा देश है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस देश के राजधानी में है? इटली के राजधानी रोम में बसा हुआ है। एक खास बात सोच लीजिए, रोमन साम्राज्य पूरा विश्व में इतना नामी था, है ना, जो रोमन साम्राज्य इतना नामी था, ठीक है, वो रोमन साम्राज्य के राजधानी में ही एक आपका जो है देश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेटिकन सिटी। और जनसंख्या जानेंगे? 1000 जनसंख्या मात्र है या उससे कम होगा। और ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भी नहीं है लगभग। यानी एक साइकिल से एक देश को आधे घंटे के अंदर रौंद दोगे। एक खास बात, यानी यूरोप महादेश देखिए अद्भुत अपने आप में क्यों है? अद्भुत इसलिए भी है कि यूरोप के अंदर एक देश है और देश का एक राजधानी है, और उस शहर के अंदर एक देश है जिसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी है। और यहीं आपको एक और देश मिलेगा, इटली के अंदर एक और देश मिलेगा, नाम क्या मिलेगा? सान मारिनो। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और सवाल अगर कर दे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको, ये कहां मिलेगा? इटली और फ्रांस के सीमा पर मिलेगा। इटली और फ्रांस के सीमा पर दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा? मोनाको। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। कहां? इटली की राजधानी रोम में मिलेगा। कौन सा देश? वेटिकन सिटी। क्या जनसंख्या? 1000 लगभग। कितना वर्ग किलोमीटर? 1 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में एक देश है जी। अद्भुत है ना? लग रहा है ना शॉकिंग? बहुत शॉकिंग लगेगा यहां। अब इसी के साथ साथ आप देखिए और कुछ खास बातें, जैसे कि क्या है, तो और इन खास बातों में आप चलें, जैसे कि अब हम चर्चा कर रहे हैं फ्रांस का। फ्रांस और इटली के बीच में जो पर्वतमाला आ गया, आल्प्स पर्वतमाला, उसी तरीके से फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो है वो है जूरा पर्वतमाला। ठीक है, तो सवाल करेगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वतमाला है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो पर्वतमाला है इसे हम कहते हैं जूरा पर्वतमाला। फ्रांस का राजधानी क्या है बताइएगा? फ्रांस को कहते हैं सूर और सूरा का देश, यानी यहाँ वाइन और खूबसूरती बड़े पैमाने पर मिलता है जी। ठीक है, सूर और सूरा का देश कौन? फ्रांस को कहते हैं, यानी फैशन का नगरी है ये फ्रांस। खूबसूरत जो है स्त्रियों का देश है, कौन है? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का राजधानी डेफिनेटली टाइप करिए, बिल्कुल टाइप करिए, इतना तो सम्मान में कर सकते हैं हम आपके लिए, इतना मेहनत करके आपके लिए डाटा लेकर के आए। डेफिनेटली टाइप, फ्रांस का राजधानी बिल्कुल। तो फ्रांस को क्या कहते हैं? सूर और सूरा का देश। क्यों सूर का देश? सूर मतलब क्या होता है? शराब। तो भाई ये आपका सूर और सूरा का देश है, तो शराब यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। अंगूर का खेती प्रचुर मात्रा में होता है, और यहाँ बड़े बेस्ट क्वालिटी का वाइन मिलता है। सबसे खूबसूरत क्वालिटी का वाइन जो मिलता है वो यही मिलेगा, शैंपेन मिलेगा यहाँ। यूरोप में आपको बेहतर शराब मिलेगा, बेहतर आपको शैंपेन मिलेगा, बियर मिलेगा, XYZ जो आप जानते हैं वो आपको यूरोप इसके लिए प्रसिद्ध है। तो भाई ये हो गया सूर और सूरा का देश, फ्रांस हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है जर्मनी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है कौन? वॉसियस पर्वतमाला। फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है कौन? वॉसियस पर्वतमाला जो है वो अलग करता है। तो ये हो गया जर्मनी का सीमा रेखा, इसके साथ टच करता है जी। ठीक है, तो जर्मनी में कौन सा पर्वतमाला? वॉसियस पर्वतमाला। जर्मनी में एक और पर्वतमाला है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किस लिए जाना जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है और 10 देशों से बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है और 10 देशों से बहती है और 5 देशों के राजधानी से बहती है। इस नदी को कहते हैं डेन्यूब। डेन्यूब निकलता कहां से है? ब्लैक फॉरेस्ट से। गिरता कहां है? ब्लैक सी में। भाई काला जंगल से निकल गया, काला जंगल पहाड़ का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट, और गिरा कहां? काला सागर में। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और ब्लैक सी में गिरता है। क्या अद्भुत है! 10 देशों से बहता है डेन्यूब नदी। इन 10 देशों में से 5 देशों के राजधानी से बहता है डेन्यूब नदी। कौन से 5 राजधानी होगा?
तो याद रखिएगा, बुखारेस्ट होगा, बुडापेस्ट होगा, वियना होगा, ब्रातिस्लाविया होगा। ठीक है, ये 4 हो गया। और एक और है जो आपको बता दें। ठीक है, एक है बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लाविया और ये आखिरी देश है बेलग्रेड। ये 5 राजधानी है। इन 5 राजधानियों से बहता है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 5 राजधानी से कहां कहां से बहता है? बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वियना और ब्रातिस्लाविया। इन जगह से बहता है कौन सा नदी? डेन्यूब नदी। हालांकि यूरोप का सबसे लंबा नदी नहीं है। यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है? वोल्गा। कहां से निकलता है? वल्डाई पठार से निकलता है। कहां गिरता है? कैस्पियन सागर में। वल्डाई पठार से निकलता है और कैस्पियन सागर में गिरता है। ठीक है, ये हो गया जी। उसी तरीके से तो वीडियो हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा लंबा होता जा रहा है काफी ज्यादा। हम प्रयास करेंगे इसका एक और एपिसोड अगर ला सकें तो इसका ला देंगे यूरोप का, और इस अध्याय को बड़े खूबसूरत तरीके से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। बहुत खूबसूरत खूबसूरत डाटा फैक्ट आप लोगों के लिए दिए हैं। अभी बहुत कुछ इसमें हम बता सकते हैं और भी कुछ जो आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, यदि आपको अच्छा लगता है तो एटलीस्ट आप लाइक और फीडबैक जरूर दें, आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करें, ताकि एक बेहतर खूबसूरत डाटा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और वो भी इसका जो है लुत्फ ले सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।